हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से अध्याय 8 कैसे लिखें कहानी के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले चैनल पर कविता, नाटक और डायरी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इनकी रचना की जाती है, इन सब के लेक्चर हो चुके हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आप उनसे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मिल जाएगा। आज हम कैसे लिखें कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। कहानी, जो कि हम जानते हैं कि प्रतिपल हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती रहती हैं। छोटे छोटे किस्से भी हम कहानी के रूप में लिख सकते हैं, परंतु कैसे, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कहानी का निर्माण कराते हैं। नाटक, उपन्यास, कहानी, इन सब में अंतर क्या है। हमने पहले लेक्चरों में पढ़ा कि हम नाटक का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम कविता कैसे लिख सकते हैं, डायरी कैसे लिख सकते हैं। अब कहानी की बारी। आखिर इन सब में अंतर क्या है। तो आज के इस लेक्चर में कहानी क्या है ये भी जानेंगे, कहानी का निर्माण कैसे होता है, उनकी रचना कैसे की जाती है ये भी जानेंगे, और नाटक और उपन्यास से कहानी भिन्नता कैसे रखती है। इन सब तथ्यों की जानकारी आज के लेक्चर में हम आपस में बात करेंगे। आइए सबसे पहले आज के इस लेक्चर कहानी कैसे लिखें के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। जो है, सबसे पहला पॉइंट होगा कहानी क्या है। फिर कहानी कितनी पुरानी है, मतलब उद्भव, कहानी का हिंदी साहित्य में उद्भव कब माना जाता है, कौन सी वो कहानी है जिसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम कहानी माना गया है, और कहानी के कौन से तत्व होते हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैंने इस बुक से अधिक थोड़ा सा निकाला है कि कहानी और नाटक व कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है। इसको हम गंभीरता से जांच लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि इन तीनों में आपस में क्या अंतर है, क्या विषमताएं हैं। आइए इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कृष्णा सोबती जी की एक कोटेशन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं जो कहानी के विषय में है। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की। नानी की मोहर इस पर है, इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के द्वारा कही गई है कि कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, इस समूची सृष्टि की है, सृष्टि में घटित घटनाओं की है, प्रतिपल की है। अब डिपेंड करता है कि हम कहानी का निर्माण कर कैसे सकते हैं। हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, जो किस्से हम छोटे छोटे समय में देखते हैं हमारे साथ जो घटित होते हैं, उनको कहानी के रूप में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये जानने पर महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण कोटेशन है कृष्णा सोबती जी की। आइए आगे विचार करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कहानी क्या है, हम किसे कहानी का कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। क्रमबद्ध, सबसे पहले घटना, पात्र और समस्या तीनों का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहा जाता है। आप जान सकते हैं कि हम जिस भी विषय पर कहानी लिखना चाहते हैं, जिस भी घटना पर कहानी लिखना चाहते हैं, सबसे पहले उस घटना के अंतर्गत पात्र और उसकी समस्या, और उसके बाद हो सके तो उसका उपाय या फिर उद्देश्य, उस समस्या के अनुभव से हम ज्ञान अर्जित कर सकें, जिससे कि वो समस्या हमारे जीवन में यदि आती है तो हम उसका वहाँ पर समाधान कर सकें। यही कहानी का प्रमुख उद्देश्य होता है। मुंशी प्रेमचंद जी जो एक प्रमुख कहानीकार और नाटककार के रूप में जाने गए हैं, उनके जो एक कोटेशन है हम उसका भी अध्ययन करते हैं। कहानी वह ध्रुपद की तान है, संगीत के साथ इसको जोड़ते हुए कहा गया है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि कहानी जो आप 15-20 मिनट, आधे घंटे या ज़्यादा 1 घंटे में अध्ययन कर वो आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, जो अनुभूति आपको रात भर संगीत सुनने या गाना सुनने से भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपको कहानी के माध्यम से उस ज्ञान का अर्जन होगा, उस अनुभव का ज्ञान होगा जो आप अपने जीवन में एक समाधान के रूप में
या फिर अपने भविष्य के सही सुचारू रूप के चलन के रूप में आप उसको लागू कर सकते हैं। आगे एडगर एलिन पो द्वारा कहानी किसे कहते हैं, इस कोटेशन के विषय में हम अध्ययन करते हैं। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त कुछ न हो और अपने आप में पूर्ण हो। हम कह सकते हैं कि कहानी का एक इन्होंने एडगर एलन जी ने कहा है कि सिर्फ आप उसको एक बैठक में कर सकें। एक बैठक का तात्पर्य आप 15-20 मिनट, आधे घंटे या अधिक से अधिक 1 घंटे में उसका अध्ययन कर उसके सार को जान सकें, उसके उद्देश्य को जान सकें, उसके अनुभव से आप ज्ञानार्जन कर सकें। आगे हम इसमें अध्ययन करते हैं कि कहानी कितनी पुरानी, मतलब हम कहानी को कहाँ से शुरू कर सकते हैं, आखिर साहित्य में कहानी का उद्भव हुआ कहाँ से है। इसको जानने से पहले हम पढ़ते हैं कि कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानवीय इतिहास है। मतलब जब हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में हम मानव के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कहानी भी वहीं से आरंभ हो जाती है, क्योंकि कहानी मानवीय स्वभाव और प्रकृति का अटूट हिस्सा है। जहाँ जहाँ मानव होगा, प्रकृति होगी, वहाँ पर कहानी भी उत्पन्न होनी है। कहानी सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिम युग से है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कहानी भी आदिम कला का विकास होता रहा। कथावाचक कहानियां सुनाते गए, श्रोता उसकी कहानियां सुनते गए। हम प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञान का पहले एक उदाहरण के द्वारा ज्ञानार्जन कराया जाता था, वो उदाहरण कहानियों के होते थे, हम उन्हीं से ज्ञानार्जन करते थे। आज हमारे हाथ में पुस्तक है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, परंतु प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में गुरु थे, उनके पास ज्ञान था, उसी ज्ञान से वो शिष्यों को ज्ञान देते थे। उनके पास अनुभव था, किस्से थे, कहानियां थी, उन्हीं उदाहरणों के द्वारा ज्ञानार्जन किया जाता था। आज प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी कल्पनाएं करते हैं, हमें थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर है हमारे अंदर कि हम यदि किसी भी विषय पर बात करें तो हमारे अंदर एक बिंब तैयार हो जाता है, हमारे मस्तिष्क में कल्पनाएं चलने लगती हैं। कल्पना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। धीरे धीरे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी सुनते सुनाते मनुष्य में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। बिल्कुल सही बता रहे। सबसे अच्छा बात यही है कि जैसे हमारे विचार होते हैं, हम उसी तरह की कहानी, उपन्यास, नाटक, मूवीज, सीरियल्स हम उसी तरह के देखना पसंद करते हैं जो हमें प्रिय करते हैं, जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, हम उसी तरह का सुनना या देखना पसंद करते हैं। प्राचीन काल में किसी घटना, युद्ध, प्रेम आदि के किस्से सुनाए जाते थे। बिल्कुल, हम घटना सुनते थे, युद्ध के विषय में सुनते थे, प्रेम की कहानियां सुनते थे और श्रोता इन किस्से कहानियों को आनंद पूर्वक सुनते थे। धीरे धीरे ये किस्से कहानियां रूप धारण कर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार कहानी कला धीरे धीरे विकास हुआ। हम जान सकते हैं कि मनुष्य के विकास के साथ साथ कहानी का विकास भी होता गया। अब यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ, जो हिंदी साहित्य की प्रेमार्जित भाषा है, उसके जो तत्व हैं, किन कहानियों में पाए गए, तत्वों के आधार पर किस कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया, अब हम इसमें पढ़ते हैं। आइए, हिंदी साहित्य का उद्भव यात्रा 19वीं ईस्वी के आसपास माना जाता है। हम जानते हैं कि 19वीं ईस्वी के साथ भारतेंदु युग और फिर द्विवेदी युग आरंभ होता है। द्विवेदी युग के साथ हम हिंदी कहानी का उद्भव भी मानते हैं, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में नाटक और निबंध आए, परंतु कहानी का हमें कहानी विधा नामक रूप नहीं मिला है। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर आलोचकों में विवाद है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वह है रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसाला खां की रानी केतकी कहानी, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, दुलाईवाला, बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद स्प्रे और 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। ये वो 6 कहानियां हैं जिनके विषय में विवाद होता है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस कहानी को प्रथम माना गया। इनमें से 2 कहानी कला के तत्वों में विद्यमान नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनमें जो प्रथम 2 कहानियां हैं उनमें कला के तत्व विद्यमान नहीं है। कौन से? रानी केतकी की कहानी और दूसरा राजा भोज का सपना। इन दोनों कहानियों में जो तत्व हैं कहानी के, जिनके तत्वों के आधार पर हम कहानी को मानते हैं कि हाँ इसको कहानी कहा जा सकता है, वो विद्यमान नहीं है। इसलिए इन्हें हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल
इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है, इन्होंने इसको प्रथम कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1900 ईस्वी में इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है, उसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अर्थात कहानी की रचना अंग्रेजी भाषा में हुई, उसको अनुदित किया किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, इसलिए शिवदान सिंह चौहान जी ने इसको पूर्णतः हिंदी की कहानी नहीं माना, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। सन 1907 में बंग महिला दुलाई वाली कहानी छपी। नवीन अनुसंधानों के आधार पर सन 1901 में माधव प्रसाद स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ, उसे हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। मतलब एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद स्प्रे सन 1921 जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी, उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप सभी इनको नोट कर लेंगे। प्रतियोगिता की दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप सभी ध्यान से इसको नोट करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे वो जो कहानी तत्व की बात यहाँ पर हो रही थी, किनके आधार पर कहानी को कहानी माना जाता है और कहा कि नहीं, वो तत्व कौन से हैं, हम आइए उन पर आगे चर्चा करते हैं। कहानी में 6 तत्व होते हैं, इन 6 तत्वों के आधार पर ही कहानी को कहानी माना जाता है। हमने इससे पहले कैसे लिखे नाटक में भी तत्व देखे, ये वही 6 तत्व हैं जो हमें नाटक में भी पाए जाते हैं, बस वहां पर एक 7वां तत्व अभिनय जो महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम दृश्यात्मक रूप प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जिसमें पात्र अभिनय करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। उससे पहले 6 तत्व जो हैं, कथानक सर्वप्रथम है, दूसरा पात्र योजना या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। ये 6 के 6 तत्व आपके नाटक में भी होते हैं और यही 6 तत्व आपके कहानी में भी होते हैं। बस अंतर इतना है कि कहानी पढ़कर हम समझ लेते हैं और नाटक को पटकथा के आधार पर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे दृश्यात्मक रूप दिया जाता है, जिसके लिए अभिनय की आवश्यकता होती है, इसलिए अभिनय को नाटक का 7वां तत्व माना गया है। आइए हम बात करते हैं कथानक की, जिससे पहले यदि आप लोगों ने नाटक वाला लेक्चर सुना होगा तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी कहानी में या नाटक में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्लॉट, कथा। मतलब किस कथा के आधार पर कहानी की रचना की जा रही है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वो होता है। कहानी का पहला और सर्वप्रथम तत्व होता है कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक जो कुछ कहा जाए उसे कथानक या कथावस्तु कहते हैं। कहानी में घटित होने वाली घटनाएं ही उसका कथानक होता है। यह कहानी का मूलाधार है। इसे आरंभ, मध्य और अंत 3 भागों में विभाजित किया गया है कहानी के कथानक को। महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद सेकंड है पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है। कहानी में पात्र योजना कथानक के अनुरूप होना चाहिए। कहानी में नायक और नायिका 2 प्रमुख पात्र होते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हम नायक नायिका, एक्टर या एक्ट्रेस जो प्रमुख पात्र होते हैं, अन्य इनके सहायक पात्र होते हैं। पात्रों के द्वारा ये लेखक अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है और समाज को संदेश देता है, जो महत्वपूर्ण चीज है किसी भी कहानी के लिए, पात्रों के द्वारा समाज को संदेश देना। उसके बाद संवाद योजना और कथोपकथन आ जाता है कि कहानी संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत। कहानी में 2 पात्र या अन्य पात्र आपस में जो संवाद करेंगे, जो बातचीत करेंगे, उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम भी जानते हैं कि यदि हमारे साथ कोई घटना या किस्सा यदि घटित हुआ है तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति अवश्य होंगे। हम उन्हीं व्यक्तियों के संवाद या फिर आपस में हुई बातचीत को जब लिखेंगे, वही हमारा संवाद कहलाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है देश काल और वातावरण। यह कहानी का चौथा प्रमुख तत्व होता है। देश काल और वातावरण से तात्पर्य परिस्थितियां और समय से है। मतलब कहानी किस समय की है, वहां की परिस्थितियां क्या थी, ये हमें उस कहानी के देश काल और वातावरण से पता चलता है। इनके द्वारा कहानी में घटित घटनाओं की प्रस्तुतियों तथा वातावरण का बोध होता है। कहानी में देशकाल वातावरण कथानक के अनुरूप होना चाहिए तथा घटनाओं से समन्वय होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है कि जो कथानक है वो हमारा
के वातावरण के अनुसार होना चाहिए और घटनाओं का समन्वय उसके अंतर्गत होना चाहिए। जैसा हमारा देश काल वातावरण होगा उसी के अनुरूप हमारा कथानक भी होगा। दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है उद्देश्य। हालांकि उद्देश्य को 6 नंबर पे रखना चाहिए और हमारा जो भाषा शैली है उसको 5वें नंबर पे लेना चाहिए। हम पहले भाषा शैली की बात करेंगे। कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कहानी में भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल और विषयानुकूल होनी चाहिए। इसमें सहज और सामान्य शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि पात्र एक दूसरे जो संवाद कर रहे हों वह सहज हो। और दूसरा, जो पाठक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, या तो कहानी सुन रहे हों या फिर कहानी को पढ़ रहे हों, जब तक भाषा के माध्यम से उन्हें कहानी के उद्देश्य का पता नहीं चलेगा, संवादों का पता नहीं चलेगा, तो वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं कहला सकती। जब पाठक को वो सब समझ में आ जाएगा तो कहानी का उद्देश्य समझ में आ जाएगा, जिसका वो अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। तो भाषा के बाद जो अंतिम उद्देश्य होता है, अंतिम तत्व होता है, वो है उद्देश्य। यह कहानी का छठा तत्व होता है। इसको हम पांचवा ना कहकर, साहित्य में कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। प्रत्येक रचना का अपना कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस प्रकार कहानी का भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कहानी में लेखक अपने पात्रों के माध्यम से उद्देश्य स्पष्ट करता है। उद्देश्य हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, परंतु सकारात्मक उद्देश्य से कहानी का सफल होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये 6 तत्व थे जो कहानी के लिए आवश्यक होते हैं। इन 6 तत्वों के बिना आप कहानी की रचना नहीं कर सकते। तो आपको इन 6 तत्वों का ज्ञान और इन 6 तत्वों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की कहानी की रचना आप कर सकते हैं। आगे इसमें जो मैंने बात कही, जो विशेषकर इस अध्याय से अलग मैंने इसमें जोड़ा है, वह है नाटक व कहानी में क्या अंतर है। तो हम इसमें नाटक व कहानी में अंतर पढ़ेंगे। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है वो इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। फिर उन अंतरों को जानने के बाद ही हम एक कहानी को अलग तरह से लिख सकते हैं, नाटक को अलग कर सकते हैं और उपन्यास की रचना अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी और नाटक के जो 5 प्रमुख खास अंतर हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले जो कहानी है, इसकी संरचना छोटी होती है। मतलब एक बैठक में, आपने इससे पहले पढ़ा कि एक बैठक में कहानी को पढ़ा जा सकता है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, मोस्टली 1 घंटे में आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। उसके बाद यह श्रव्य साहित्य है। बिल्कुल सही है कि हम कहानी को सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। श्रव्य साहित्य है, यह सुना जाता है। कहानी को पढ़कर प्रस्तुत किया जाता है। कहानी को किसी भी शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी आसान, सहज, स्वाभाविक शैली होगी उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद नाटक की बात करें, इसकी संरचना बड़ी होती है। बिल्कुल, कोई भी नाटक जब हम रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं तो वह काफ़ी समय लेता है, वह अंकों में प्रस्तुत होता है। कहानी आप एक साथ पढ़ सकते हैं, परंतु नाटक 3 या 5 अंकों में अवश्य आपको प्राप्त होगा। यह दृश्य साहित्य है। बिल्कुल सही है, यह श्रव्य साहित्य है। इसको हम सुनते हैं किसी के माध्यम से, और इसको, नाटक को हम देखते हैं। श्रव्य साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। यह इसे देखा जाता है, कहानी को सुना जाता है और नाटक को देखा जाता है। नाटक को अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। इसको पढ़कर प्रस्तुत करेंगे, कोई एक पढ़ रहा होगा, बहुत सारे व्यक्ति सुन सकते हैं, परंतु नाटक को देखना ही होगा। तो यहाँ पर हम अभिनय करके ही उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटक केवल संवाद शैली में प्रस्तुत हो सकता है। बिल्कुल, 2 कैरेक्टर्स या अधिक कैरेक्टर्स संवाद करेंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, उसके माध्यम से ही हम नाटक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण 5 अंतर थे, इनको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, इन दोनों पर बात करते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर मैंने लिए हैं। सबसे पहला है, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। बिल्कुल, एक उपन्यास कई दिन ले सकता है, परंतु कहानी 15-20 मिनट, आधे घंटे में पूर्ण हो जाती है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इन चीज़ों को देख सकते हैं। एक उपन्यास के अंतर्गत कई कहानियां बनाई जा सकती हैं, परंतु एक कहानी में कोई उपन्यास नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। उपन्यास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, उसमें कई सारी कहानियां निर्मित हो सकती हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग किस्सों से, अलग अलग घटनाओं से आप कहानी का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उपन्यास में कई घटनाएं आ जाती हैं, कई कैरेक्टर्स आ जाते हैं और कई किससे सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर होते हैं नाटक, उपन्यास और कहानी में। आप अपने दृष्टिकोण से इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, और तब जब भी किसी प्रकार की आप रचना का निर्माण कर रहे हों, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो या उपन्यास हो, इन तत्वों के साथ साथ आप उनके अंतर को भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान से समझ कर रखेंगे। इसके बाद ये लेक्चर यहीं पर अंत होता है। यहाँ पर एक कोटेशन के साथ मैं अंत करता हूँ। कभी मन निराश हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा।
बहुत ही अच्छी कोटेशन है। मुझे खुद कोटेशंस पे बहुत अच्छा सकारात्मकता नज़र आती है, इसलिए मैं कोटेशंस पढ़ता हूँ और आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, कोई भी कार्य असंभव नहीं, बस आवश्यकता होती है एक कदम बढ़ाने की, प्रयास करने की। आप किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। हाँ, आपके प्रयासों में कमी हो सकती है। आप अपनी असफलताओं से सीखें और आगे प्रयासरत रहें। सफलता ज़रूर होगी, किसी भी कार्य को आप पीछे नहीं रख सकते। सभी छोटे-बड़े कार्य कितने भी हों, असंभव कुछ नहीं होते। तो चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, आप किसी का भी निर्माण कर सकते हो। आप कवि जन्मे नहीं हो, पर कवि बन सकते हो। आप लेखक जन्मे नहीं हो, लेकिन लेखक बन सकते हो। हम कोई भी कार्य में करने में सक्षम होते हैं। इसी लेक्चर की समाप्ति यहीं पर करते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन एनसीईआरटी की अभिव्यक्ति और माध्यम की जो कक्षा 12 और 11 के लिए बनी है, इन सब का लाभ आप अपने साथियों को दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।